नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम झारखंड की बात। और झारखंड की बात के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसके बाद ताबड़तोड़ फैसले शुरू कर दिए। यह भी कह दिया है हेमंत सोरेन झुकेगा नहीं, लड़ेगा। झारखंडी लड़ते ही लड़ते हैं। और देखिए, चाहे राजनीतिक फैसले हो, प्रशासनिक फैसले हो या केंद्र से हक लेने की लड़ाई का विषय हो, सब पर हेमंत सोरेन की टिप्पणी और नजरिया साफ साफ है। और इसके साथ ही हमने यह भी देखा कि देखिए, हेमंत सोरेन ने कल इंडिया ब्लॉक को एक ताकत देने की कोशिश की और एक भविष्य भी दिखाया कि यदि हम सभी एकजुट रहे तो बीजेपी से लड़ सकते हैं। झारखंड इसका उदाहरण है। राहुल गांधी भी मौजूद थे, अरविंद केजरीवाल भी, भगवंत सिंह मान भी और ममता बनर्जी भी। और हमने यह देखा कि जब देखिए, हेमंत सोरेन के बारे में कहा ही जाता है कि बहुत शालीन और बहुत ही सौम्य हैं। किस तरीके से उन्होंने राजनीति में कदम रखा था, यह कहानी भी कभी आपसे हम विस्तार से सुनेंगे कि वो बीच में तो छोड़कर चले गए थे पहले चुनाव में मिली पराजय के बाद। लेकिन जब वो थैंक्स गिविंग कर रहे थे शपथ ग्रहण समारोह के बाद, मैं उनके हैंडल एक्स को देख रहा था कि शालीनता कितनी है। कि उन्होंने लिखा केजरीवाल के बारे में, हर किसी के लिए उन्होंने किसी न किसी विशेषण और अलंकरण का इस्तेमाल किया है। अरविंद केजरीवाल के लिए माननीय, लोकप्रिय। तेजस्वी यादव के लिए, मतलब अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान दोनों के लिए। तेजस्वी यादव के लिए मेरे अनुज, युवा और तेज तर्रार। राहुल गांधी के लिए देश के भविष्य। देखिए, हेमंत सोरेन मान रहे हैं यदि लड़ा जाए तो जीत सकते हैं। देश के भविष्य, नेता प्रतिपक्ष। ममता बनर्जी के लिए आदरणीय दीदी। और पप्पू यादव के लिए जो लिखा है उन्होंने, बाघ का कलेजा, बाघ का कलेजा लिए बेखौफ सांसद आदरणीय श्री पप्पू यादव भैया। तो यह थैंक्स गिविंग का तरीका भी बिल्कुल अलग ही है कि बस यह नहीं कह दिया कि आप आए, इसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन इसके साथ ही जो हम प्रशासनिक फैसले देख रहे हैं कि उन्होंने तुरंत डीजीपी बदल दिया, जो पुराने थे उन्हें वापस ले आए। उन्होंने अपना अपर मुख्य सचिव भी तैनात कर दिया, अविनाश कुमार को शायद बनाया है। रांची का डीसी भी बदल दिया। और निशिकांत दुबे से किस तरीके का 36 का रिश्ता है, जब उन्होंने देख लिया कि निशिकांत दुबे के लोकसभा क्षेत्र में भी हम जीत सकते हैं, वहां जो विधानसभा थे, तो सुप्रीम कोर्ट भी झारखंड सरकार पहुंच गई है उस पुराने मुकदमे को लेकर। और बैठक में यह कह दिया गया कि देखिए, 1,36,000 करोड़ रुपया हम केंद्र से लेकर रहेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैया योजना, लोग कह रहे थे सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए तो नहीं हुआ, तो उन्होंने कह दिया नहीं, 2,500 रुपए, 2,500 रुपए जाएंगे ही जाएंगे। और जो सबसे बड़ी चिंता झारखंड के युवाओं की रहती है कि परीक्षा और नियुक्ति, इसके लिए भी हेमंत सोरेन ने कहा है कि 1 जनवरी के पहले नियुक्ति परीक्षा कैलेंडर जारी कीजिए। चाय बागान में जो श्रमिक काम करते हैं झारखंड के, उनके लिए भी कुछ सौगात। तो हेमंत सोरेन बिल्कुल शुरू हो गए हैं, झुक नहीं रहे हैं। और केंद्र को भी कह दिया है आपसे लड़ेंगे, हम लेंगे झारखंड का हक। देख रहे हैं। और आपने कल यह भी देखा था कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद उस स्टेज पर जयराम महतो चल गए थे और किस तरीके से तालियां बटोर ली थी उन्होंने। अजीत जी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, उनको न्योता था, वो गए, उनका उन्होंने अपना, लोग उनको पसंद करते हैं, नौजवानों में एक उनका बड़ा बिल्कुल। उनका एक जादू चल रहा है, अभी उनका जलवा बना हुआ है नौजवानों में, टाइगर जयराम महतो का। आगे हम्म, की राजनीति अभी इसी आधार पर तय होती है। झारखंड में तो ऐसे लोकप्रियता बनती है नेताओं की। बिल्कुल। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री जब उन्होंने शपथ ली कल, तो अकेले शपथ ली, तो ये हम्म, लग रहा था कि एक आदमी की कैबिनेट है। तो एक आदमी बिल्कुल। की कैबिनेट कोई बड़े फैसले नहीं करेगी, कोई औपचारिक फैसले नहीं करेगी। कैबिनेट बनने का इंतजार किया जाएगा कि जिसमें जी। बाकी लोग भी आ जाएं, कांग्रेस के भी लोग आ जाएं, आरजेडी के भी लोग आ जाएं, तो उसके बाद फैसले होंगे, बड़े फैसले, नीतिगत फैसले उसके बाद होंगे। लेकिन एक आदमी के कैबिनेट की बैठक हुई और आधा हम्म, दर्जन से ज्यादा बड़े फैसले हुए। हेमंत सोरेन उन्होंने बिल्कुल, बहुत दिखाया, बड़े फैसले, बहुत बड़े फैसले। हाँ, और हेमंत सोरेन ने दिखाया कि कैबिनेट
में के बाकी लोगों का कोई बहुत मतलब नहीं है। मतलब कैबिनेट और झारखंड सरकार का मतलब हेमंत सोरेन है। बाकी जी। लोगों को जो कहा जाएगा वो एग्जीक्यूट करना है। हेमंत सोरेन किसी की हुँ, परवाह नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हुँ। कांग्रेस को ये नहीं कहा कि आप जल्दी से जल्दी नाम तय करिए, नहीं तो कैसे होगा, शपथ कैसे करेंगे। उन्होंने अकेले शपथ ले ली और अभी उन्होंने भी ये ये कहा दिखाया जा रहा कि है देखिए हम पप्पू यादव को कह रहे हैं कि बाघ वाला कलेजा है, तो बाघ वाला कलेजा मेरे पास भी है और पहली कैबिनेट में ही हम झारखंड की दशा और दिशा तय कर सकते हैं और केंद्र को भी संकेत दे सकते हैं, झारखंड जीते हैं और अब हक लेंगे। तो वो उन्होंने पहली कैबिनेट में अपने तमाम जो मैसेजेस देने थे वो दे दिए उन्होंने। ये भी जी, अपोजिशन की पार्टीज को भी बता दिया, जो उनके साथ के पार्टनर हैं उनको भी बता दिया कि जी, बहुत जरूरत नहीं है, आप लोग तय कर लीजिए, बिल्कुल। सरकार में आना है, मंत्रिमंडल बन जाए तो बन जाए, नहीं तो अकेले भी हम काम कर लेंगे। ये उन्होंने हुँ, दिखाया हेमंत सोरेन ने। और ये भी खबर है कि अगर कांग्रेस बहुत टेंट्रम करेगी तो वो बहुत तवज्जो देने वाले भाव नहीं नहीं है। देगा। आप, हाँ, जी, आपको कर लीजिए, आप जैसे कह रहे हैं वैसे हम कर लेंगे, लेकिन जो हुँ, भी आएगा उसको हमारे हिसाब से काम करना होगा। ये उन्होंने हुँ। बड़ा साफ मैसेज, कल एक आदमी की कैबिनेट थी, उन्होंने कल हम बैठ लोग के करके और फैसला कार्यक्रम के किया। बाद मैं कल हम लोग के कार्यक्रम के बाद हमने देखा कई लोग टिप्पणी कर रहे थे झारखंड के लोग जो कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं और जो हेमंत सोरेन के फैन हैं वह कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को तोड़ ही देना चाहिए हेमंत सोरेन को उनके विधायकों को अपने ही साथ कर ले यह ज्यादा अच्छा होगा और झारखंड का भी भला रहेगा। जी। नहीं, कांग्रेस पार्टी देखिए, हेमंत सोरेन अब राजनीतिक रूप से बहुत परिपक्व हो गए हैं। अब वो खुद भी नहीं बिल्कुल। तोड़ेंगे कांग्रेस पार्टी को और और वो तो बीजेपी को राहुल भी नहीं गांधी को तोड़ने देश देंगे। का भविष्य बता रहे हैं और राहुल गांधी को बीजेपी को देश भी का नहीं भविष्य तोड़ने बता देंगे। पिछली बार पिछले 5 साल बीजेपी बहुत प्रयास करती रही कि किसी तरह से पार्टी तोड़े, लेकिन वो नहीं तोड़ पाई। क्यों? ये इसलिए नहीं तोड़ पाई क्योंकि चौकीदारी कर रहे थे हेमंत सोरेन। कांग्रेस के रहे हैं। 16 विधायकों की चौकीदारी हेमंत सोरेन कर रहे थे, इसलिए पार्टी नहीं जी। टूटी। तो वो आगे भी ये अपनी चौकीदारी जारी रखेंगे उनकी। और यही यही कारण है कि कांग्रेस के जितने विधायक जीते हैं वो अपनी पार्टी से ज्यादा लॉयल हेमंत सोरेन के लिए होते हैं। उनकी लॉयल्टी हेमंत सोरेन के बिल्कुल। साथ रहती है। उनको पता है कि हेमंत हुँ, सोरेन के नाम से हम चुनाव जीत करके आते हैं। हुँ। जेएमएम के साथ अलायंस नहीं हो तो चुनाव जीतना मुश्किल है, ये सब उनको पता है। तो इसलिए हेमंत सोरेन के प्रति उनका सद्भाव बना रहेगा उसमें। इसका मतलब कांग्रेस के प्रभारी जो कहेंगे वो भले न माने, न माने, लेकिन जो हेमंत सोरेन वो कहेंगे वो मानते हैं, वो मानेंगे। मानते ही हैं। जी, प्रभारी को कौन तवज्जो दे रहा है वहां झारखंड में? तो प्रभारी हुँ, का कोई मतलब नहीं होता है। तो जी, प्रभारी, एक आध प्रभारी कभी हुए जिनका थोड़ा जलवा महत्व रहा वहां, नहीं तो प्रभारी का कोई बहुत महत्व नहीं होता है वहां। हुँ, हेमंत सोरेन का ज्यादा महत्व है अलायंस के पार्टनर्स के बीच में भी। तो अब उन्होंने बिल्कुल। जो पहली कैबिनेट की, एक आदमी की कैबिनेट है, और उन्होंने जो पहली कैबिनेट की उसमें मैया सम्मान योजना का उन्होंने 2,500 रुपए कर दिए और उसको कह दिया कि आप इसको लागू करना है, अगले महीने से जाना है ये पैसा। और ये जी, अधिकारियों को उन्होंने निर्देश भी दे दिया। और हमने 2 दिन पहले ही बताया था कि उनके शपथ लेने के पहले ही जो महिला बाल बिल्कुल। विकास और समाज कल्याण के मंत्री हैं मनोज कुमार, उन्होंने जो सेक्रेटेरिएट है वहां झारखंड सरकार का, वहां उन्होंने हुँ, मीडिया के सामने कहा था कि दिसंबर से जाएगा 2,500 रुपए। तो ये तय है, जी, सरकार की प्रतिबद्धता है। वो उनके अधिकारियों ने भी बताया, उन्होंने भी अब ये कर दिया कि 2,500 रुपया महीना जाएगा। केंद्र सरकार के साथ एक कानूनी लड़ाई शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक हुँ, कई कानूनी लड़ाइयां उनकी चल रही हैं केंद्र सरकार के साथ, पहले से चल रही है उनकी। अपनी अपनी हुँ, सदस्यता को लेकर के भी चल रही थी। जब लोकपाल में मामला था वो लड़ाई अलग चल रही थी, गवर्नर के पास रिपोर्ट आई, चुनाव आयोग वाली लड़ाई अलग थी, कोर्ट में लड़ाई अलग थी, केंद्रीय एजेंसियों से लड़ाई अलग थी। अब ये एक मोर्चा वो और खोल रहे हैं 1,36,000 करोड़ रुपया लेने का। उन्होंने कहा जी, कि इसके कानूनी रास्ते तलाशे जाएंगे। ये बजाबता कैबिनेट में ऑफिशियल प्रस्ताव में है। उन्होंने हुँ, इसकी तैयारी कर ली है। ये जरूरी उनको इसलिए लग रहा है क्योंकि जो 25,000 करोड़ रुपए का एडिशनल कॉस्ट आना है, एडिशनल बर्डन आना है एक्सचेकर के बिल्कुल। ऊपर, उसके लिए उनको पैसा चाहिए। अगर माइंस एंड मिनरल्स की रॉयल्टी नहीं आती है, अगर वो बकाया पैसे नहीं मिलते हैं, जीएसटी का भी जो बकाया पैसा अगर कुछ है वो नहीं मिलता है, तो रेवेन्यू का हुँ, संकट खड़ा हो जाएगा। फिर सरकार को कर्ज लेना होगा और कर्ज लेने के लिए भी आपको फिर भारत सरकार के पास जाना होगा, क्योंकि कर्ज की जी, आप कहीं स्टेट गवर्नमेंट, पता नहीं एग्जैक्टली झारखंड की क्या स्थिति है, लेकिन हुँ, 80 काफी कर्ज ले चुके हैं, हर राज्य सरकारें काफी कर्ज ले चुकी हैं। तो उसके लिए भी आपको केंद्र के पास जाना होगा। तो कर्ज के बजाय क्यों नहीं हक के लिए जाएं, हमारा जो पैसा बकाया है बिल्कुल। उसके लिए जाएं। तो उन्होंने ये हुँ, रास्ता चुना है कि ये रास्ता 1,36,000 करोड़ रुपया कुछ भी मिल जाएगा तो सरकार का आगे का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का बर्डन नहीं रहेगा सरकार के पास। हुँ, फिर अपना कुछ रेवेन्यू का जुगाड़ इंतजाम करेगी सरकार। तो ये भी उन्होंने, ये देखिए, हम बार बार कहते हैं कि आप फिजिकल फिजिकल जो डिसिप्लिन है उसकी सबसे जी, ज्यादा जरूरत है, वित्तीय अनुशासन की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये वादे कर देना कि हम इतनी सारी चीजें दे देंगे तो बहुत ही आसान है। वादों जी, को पूरा करना और एक्सचेकर पर बिना ज्यादा बर्डन डाले
जो आपके टैक्स पेयर हैं उन पर ज्यादा बर्डन डाले बिना ये कैसे करेंगे? तो ये हेमंत सोरेन ने एक लेकिन बड़ी झारखंड की कार्ययोजना महिलाएं निकाला तो है। खुश हो गई होगी, झारखंड की महिलाएं तो खुश हो गई होंगी कि हमने हेमंत सोरेन को वोट देकर ठीक किया। पता नहीं बीजेपी आती तो 2500 देती कि नहीं देती, लेकिन हेमंत सोरेन ने आते ही पहले कैबिनेट में ही कर दिया कि हम देंगे। हाँ, तो ये तो हम पहले भी कह रहे थे कि 1100 रुपए बिल्कुल। ही बहुत बड़ी रकम होती है। झारखंड में जिस तरह से बड़ी आबादी अभी भी गरीबी रेखा के नीचे ही होगी या गरीब है, जंगल में रहती है, पहाड़ों में रहती है, उनके लिए 1100 रुपए बहुत ज्यादा है। 1100 वो तो रुपए भी मैं पर्याप्त रकम थी। हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं लोक नीति और सीएसडीएस की रिपोर्ट पढ़ रहा था झारखंड चुनाव के संदर्भ में कि वहां बिल्कुल जो लड़ाई थी वो अमीर गरीब और मध्यम वर्ग और गरीब गरीब जो जनता थी वह बिल्कुल हेमंत सोरेन के साथ खड़ी थी, और अमीर और मध्यम वर्ग जो था उसका झुकाव अधिक बीजेपी की ओर था। हाँ, वो स्वाभाविक रहता है, हमेशा रहता है, हर जगह रहता है। वो हम्म, हर जगह ही होता है। मध्य वर्ग की ही पार्टी मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी, और जेएमएम गरीब की ही पार्टी है और गरीबों जी का समर्थन ही रहा है हमेशा। तो 1100 रुपए जो किए थे वो एक सोच समझ करके किया गया था, एक सोच समझ करके योजना बनी थी, अपने रिसोर्सेज की कैपेसिटी को देखते हुए एक योजना बनी थी 1100 रुपए महीना देने की। जैसे महाराष्ट्र जैसे राज्य में 1500 रुपए दिए जा रहे हैं जो बिल्कुल। लड़की बहन योजना के तहत। तो हम लोग मानते हैं कि महाराष्ट्र का जो जीडीपी है और वहां प्रति व्यक्ति जो आय है उसके हिसाब से 1500 रुपए कम है, लेकिन जो जी झारखंड की जीडीपी है, झारखंड में पर कैपिटा इनकम है, उसके हिसाब से 1100 रुपए पर्याप्त माने जा रहे थे। अब उसको हम्म, उन्होंने सीधे 2500 कर दिया है। तो वो बिल्कुल। एक बड़ी रकम हो गई, उससे बहुत सारे काम लोगों के निपट जाएंगे, महिलाओं के और परिवार के भी बहुत सारे काम निपट जाएंगे। मतलब और वो मुझे लगता है उनके ये लिए बहुत अच्छा कंपटीशन में, अच्छी एक योजना और हो मुझे गई है। लगता है अभी जी ये पॉलिटिकल कंपटीशन में बढ़ता ही जा रहा है। देखिए 1100 इन्होंने कहा था, बीजेपी ने कह दिया था 2000 देंगे, फिर इन्होंने कह दिया 2500 देंगे। पता नहीं यह जो रेबड़ी बांटने की परंपरा शुरू हुई है इसका अंत कहाँ होगा, क्योंकि आगे बिहार वाले चुनाव में भी यह दिखने को मिलेगा। तो ये एक बड़ी चिंता है। हर आदमी जो समझदार है, लोग अर्थशास्त्री लोग, वो लोग बता ही रहे हैं, लेकिन अब हम्म, उस बात को कौन समझ रहा है? अब ये दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल घूम करके रेवड़ी पर चर्चा कर रहे हैं कि 56,000 जी 65,000 मीटिंग्स कर रहे हैं कि आपको रेवड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जनता थोड़ी मना हम्म, करेगी कि हमको नहीं चाहिए, जनता थोड़ी कहेगी हमको नहीं चाहिए। वो चाहिए ही बिल्कुल। चाहिए है, और इसमें कोई बहुत खर्च नहीं आता है। सरकारें हम्म, टैक्स से और दूसरे तरीके से रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट कर रही हैं और उसके मुकाबले दे कम रही है, लेकिन जनता उसी से खुश है। जनता इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के, रोजगार के विकास के लिए उसको लेकर के बहुत जागरूक नहीं हो रही है। देखिए, हम्म, भारत सरकार जो है 40 लाख करोड़ रुपया टैक्स वसूलती है। अभी बिल्कुल। अभी अभी एक सवाल का रणदीप सिंह सुरजेवाला के जवाब में भारत सरकार ने पार्लियामेंट में बताया है कि पिछले हम्म, 5 साल में सिर्फ पेट्रोलियम पर टैक्स और उपकर और सेस लगा करके उसने 36 लाख करोड़ रुपया वसूला है। सिर्फ पेट्रोलियम बताइए। से 36 लाख करोड़ रुपया। हर साल हम्म, भारत सरकार 20 लाख करोड़ रुपया जीएसटी से वसूलती है। हर साल हम्म, 14-15 लाख रुपए आयकर से आते हैं। इसके अलावा आयात शुल्क और दूसरे टैक्सेस हैं, आबकारी का है, ये तमाम आते हैं। और देना कितना है? आप मुफ्त में अनाज बांट रहे हैं, वो लाख 1.5 लाख करोड़ रुपए की योजना है। आप किसान सम्मान निधि बांट रहे हैं, वो भी लाख 1.5 लाख करोड़ की योजना। टोटल 5 लाख करोड़ रुपए में आप निपटा दे रहे हैं जनता। बाकी जी पैसे तो आपके एस्टेब्लिशमेंट में जा रहे हैं या अमीर लोगों के 7 लाख 10 लाख करोड़ रुपए के जो टैक्स माफ हुए, बकाया खर्चा माफ हुआ, तो उसमें हम्म, जाता है सरकारों का। ये कंपटीशन, इस पर ये बहुत ही गंभीर विषय है और इसको सरकार एक ऐसा विशियस साइकिल बन गया है जिसमें सरकारों की इकोनॉमी उलझती जाएगी। कहीं ना कहीं फुल स्टॉप करना होगा जाकर के। लेकिन बिल्कुल। अभी भी झारखंड जैसे राज्य में, जहां हम्म, जहां गरीबी है, रोजगार के बहुत साधन नहीं है, जहां फॉर्मल इकोनॉमी अभी तक डेवलप नहीं हुई है, बहुत संगठित ढांचा जी अर्थव्यवस्था का, रोजगार का नहीं बन पाया है, वहां इस हम्म, तरह की चीजें लोगों की मदद के लिए जरूरी है। देखिए, बिल्कुल। हमने झारखंड के गांव और पहाड़ों में देखा है, वहां जहां लोग ऐसी जगहों पर लोग रहते हैं कि अगर हफ्ते में वो चावल वाली मूढ़ी जिसको बोलते हैं और चना, ये सब चीजें नहीं पहुंचे तो लोगों को खाने की व्यवस्था नहीं होती। अब तो स्थितियां खैर बिल्कुल, अब ठीक तो हुई है, लेकिन अभी अभी भी बहुत ज्यादा स्थिति गाँवों में, जंगलों में खराब है, चूंकि साधन ही नहीं है, वहां डेवलपमेंट उस तरह का नहीं हुआ। अब जाकर के धीरे धीरे चीजें ठीक हो रही है। तो 2500 हुँ, की योजना, 1100 वाली योजना भी गेम चेंजर थी, लेकिन अब तो 2500 की योजना सीधा देंगे, हेमंत सोरेन ने अपनी पहली कैबिनेट में कर दिया। अब उसका जी। इंतजाम करना है, उनको देना है। तो ये एक हुँ, बड़ा फैसला पहली कैबिनेट का हुआ। 1,76,36,000 करोड़ रुपए की वसूली का फैसला, ये बड़ा फैसला हुआ। चाय हुँ, बगान में रहने वाले भी झारखंड के मजदूरों के लिए, जो उनके वेलफेयर के लिए एक योजना का उन्होंने उसका भी फैसला किया। ये हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं हेमंत सोरेन
ये हमने जी, देखा कोरोना के समय भी उन्होंने कई नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे और जो लोग झारखंड के यहाँ वहाँ फंसे हुए थे उनको कैसे निकालना है, जहाँ फंसा हुआ है उसको कैसे मदद पहुंचानी है, तो हाँ, इस वो चीज में तो उदाहरण वो बन गए थे, प्रशंसनीय उदाहरण थे। बन गए थे। बिहार में लोग कह रहे थे कि देखिए आपको कम से कम हेमंत सोरेन से ही सीख लेना हाँ, चाहिए। हाँ। जब कोरोना में लोग फँसे हुए थे और बिहार सरकार थोड़ी ढीली डाली थी, तो लोग हेमंत सोरेन का उदाहरण देते थे। हाँ, तो उस समय भी उन्होंने निकलवाने के लिए अपने अधिकारियों को नियुक्त किया था और अधिकारी उसके लगातार फॉलो अप कर रहे थे स्टेट के साथ। अपने पर्सनल संबंधों से भी हम जानते हैं कि अधिकारियों ने अपने वहाँ बैचमेट्स को फ़ोन किए, उनसे मदद माँगी किसी तरह से, चूँकि हेमंत सोरेन का कंसर्न लोगों ने देख लिया था कि वो चाहते हैं कि जो जी। जहाँ झारखंड के लोग हैं वो लौटें या जहाँ हैं वहाँ मदद मिले। तो वो हुँ। इस बात का भी उन्होंने अभी एक फैसला इस कैबिनेट में भी उन्होंने कर लिया। 9 तारीख को वो उन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है, 9 तारीख नहीं को, और नियुक्ति 9 और दिसंबर। परीक्षा वाला भी देखिए अब मतलब बड़ा मसला है ना, बड़ा मसला है है तो वहाँ। उसका कैलेंडर भी बना। हम लोगों ने जिस दिन शपथ होनी थी उसके पहले जो झारखंड पीसीएस के जो एग्जाम जिन लोगों ने दिया हुआ उन लोगों ने मुलाकात की थी उनसे जाकर के हेमंत जी, सोरेन से, और उनसे मांग जी, की थी कि आप जल्दी से जल्दी उसके उनके नतीजे, जो परीक्षा हो गई है उसके नतीजे जारी कराएं, उन्होंने वादा किया था। तो अब एक कैलेंडर बनाने को कहा है। देखिए ये बिहार झारखंड की हमेशा समस्या रही है कि हमेशा कैलेंडर से पीछे चलता है, एकेडमिक सेशन भी पीछे चलता है और प्रतियोगिता परीक्षाएं भी पीछे चलती हैं, मतलब अपने शेड्यूल से पीछे चलती हैं। और कई बार तो ऐसा बिल्कुल। होता है कि 2 परीक्षाओं को मिला करके एक बार कराना होता है और फिर रिजल्ट किसी वजह से अटका रहता है। तो कैलेंडर बना करके और उस कैलेंडर में अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, कैलेंडर बनाते ना सिर्फ नहीं, उसका डिसिप्लिन आप मेंटेन करते हैं कि इस कैलेंडर से हम एक दिन भी इधर-उधर नहीं होंगे। जैसे संघ लोक जी, सेवा आयोग का बंद चलता है, जैसे यूपीएससी की परीक्षाएं होती हैं बिल्कुल निर्धारित समय पर होती हैं। सबको पता होता है कि मई-जून में पीटी होनी है और उसका रिजल्ट आना है, जून के अंत तक आना है, नवंबर-दिसंबर में मेंस होना है, मार्च-अप्रैल में इंटरव्यू होने हैं। तो ये सब चीजें पता होती हैं सबको, सब शेड्यूल पता होता है। उसी तरह से आप एक शेड्यूल, ऐसा कैलेंडर बनाइए कि स्टूडेंट्स उस हिसाब से तैयारी करें, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे कि कब परीक्षा होगी कि नहीं होगी। जी, तो ये भी उन्होंने नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, प्रवासी जो उनके बाहर मजदूरी कर रहे हैं उनके लिए, ओवरऑल स्टेट के डेवलपमेंट के लिए ये 4 फैसले तो ऐसे हो गए जो पहली कैबिनेट में वन मैन कैबिनेट ने कर दिए। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने विधानसभा का सत्र जो बुलाया है। प्रशासनिक फैसले जो हाँ, ठीक है सत्र विधानसभा बुलाया का है सत्र है और इसके बाद प्रशासनिक, उसके प्रशासनिक बाद आते फैसले हैं जी, प्रशासनिक फैसलों पर। जी। विधानसभा का सत्र बुलाया उन्होंने और 9 हुँ, तारीख से 12 तारीख तक चलना है, जिसमें शपथ होनी है। सबसे वरिष्ठ जो स्टीफन मरांडी एमएलए हैं, पहले उप मुख्यमंत्री भी रहे, उनको उन्होंने प्रोटेम स्पीकर बनाने की सिफारिश की है। हो सकता है कि वही स्पीकर भी बने, लेकिन जी। अब उन्होंने अपना वो विधानसभा में बहुमत साबित करना है। तो ये मान के हुँ, चलिए कि मिड दिसंबर तक कैबिनेट का गठन होगा। 12 तारीख को हम लोगों के यहाँ ये माना जाता है कि मलमास शुरू हो जाता है, खरमास जिसको बोलते हैं, 14 जी, 15 दिसंबर तारीख से से। 14 जनवरी तक, तो उसमें नहीं हो सकता है। तो हो सकता है हुँ, कि 14 दिसंबर के पहले कैबिनेट का गठन हो जाए, गठन मंत्रिमंडल हो का जाए। गठन हो जाए। चूँकि 9 से हुँ, 12 दिसंबर में शपथ होनी है, 12 तारीख को जैसे सेशन समाप्त होगा, उसी दिन 12 तारीख को या 13 तारीख को नए मंत्रियों की शपथ हो सकती है। तब तक हम जी, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस के लोग अपना झगड़ा निपटा लेंगे, जिसको जो फिक्स करना है वो फिक्स कर लेगा, जिसको तय कर करना लेंगे। है वो कर देगा। तो हुँ, वो कर लेंगे लोग, तो कैबिनेट बन जाएगी। फिर कैबिनेट को आगे भी ऐसा नहीं है कि अब ये 4 फैसले करके हेमंत सोरेन चुपचाप बैठ जाएंगे। हेमंत सोरेन के और बिल्कुल। फैसले भी होंगे, तो उन फैसलों को इंप्लीमेंट करना है। जिस मंत्री के पास जो होगा उनको इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि अब जो हम लोग एक दिन बात कर रहे थे सीएमओ और पीएमओ की तरह, हेमंत हुँ, सोरेन ने भी एक सीएमओ का सिस्टम बना दिया है कि अच्छा। सीएमओ में पॉलिसी डिसीजंस होते हैं और उस हुँ, पॉलिसी डिसीजंस की फाइल बनती है, तमाम तैयारियां होती हैं और उनको कैबिनेट में रखा जाता है। मिनिस्टर कोई भी, मिनिस्टर्स की राय ली जाती है, मिनिस्टर्स को जानकारी भेजी जाती है, चूंकि संचिका तो उधर से ही तैयार होकर के आएगी, लेकिन पॉलिसी डिसीजन, बिल्कुल। उसकी रूपरेखा सब सीएमओ में बनती है। इसके लिए जी, उन्होंने सक्षम अधिकारी अपने बिठा रखे हैं अपने साथ, जो ये सब चीजें आइडिया के लिए, ये आइडिएशन की बात है ना। आजकल तो हम हुँ, हुँ। अखबारों में भी देख रहे हैं कि आइडिएशन रूम बन रहे हैं और आइडिएशन के एडिटर्स अपॉइंट हो रहे हैं, जो आइडिया जी, देंगे। सिर्फ आइडिया के एडिटर बिल्कुल, रखे जा रहे बिल्कुल, बिल्कुल, हैं, आइडिएशन बिल्कुल। एडिटर जो आइडिएशन करते हैं, आइडिया देते हैं और उस पर बाकी लोग इंप्लीमेंट करते हैं। तो आइडिएशन का काम जो है वो सीएमओ में हो रहा है। ये ये आइडिया तो जनरेट आइडिया ही होते हैं। लेकर हम लोग आए ना कि झारखंड की बात भी अब हम लोग को शुरू कर देनी चाहिए। झारखंड की ज़रूरत है ये। तो इस आइडिया पर हम लोगों ने अमल शुरू कर ही दिया है। तो जी, आइडिएशन का काम हेमंत सोरेन के सीएमओ में होता है, वहां से मंत्रियों को निर्देश जाते हैं और उनके यहाँ से संचिका तैयार होकर के आती है। तो आगे भी इसी फॉर्मेट में सरकार काम करेगी और 12 दिसंबर 13 दिसंबर तक कैबिनेट का रिसफल हो जाएगा, नई कैबिनेट बन जाएगी, बाकी सारे मंत्री अपॉइंट हो जाएंगे। तो ये जी, तो कल के, ये मतलब जो विधानसभा विधायी फैसला था और जो
जो फैसले थे प्रशासनिक सोच में, कैबिनेट। अब जी। फेर बदल के का उन्होंने किया तत्काल। अब उसके हम्म। राजनीतिक मतलब भी हैं और प्रशासनिक मतलब भी जी। है। आप कहें पहले हम लोग राजनीतिक पहलू पर उसके चर्चा करें तो हाँ हाँ, राजनीतिक और बिल्कुल कर लें। मंजूनाथ भजंत्री को झारखंड रांची का राजधानी का डीसी बनाना एक बड़ा फैसला है। सबको अच्छा, पता बड़ा है फैसला कि है। बहुत बड़ा फैसला है। वो हाँ। दलित समाज से आते हैं और हाँ। वो बहुत ही उन्होंने जो देवघर में जब डीसी थे जो विवाद हुआ था, उस विवाद में उन्होंने जो काम किया था, बड़ी हिम्मत का काम होता है। आमतौर पर जो करियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो इस तरह से जोखिम नहीं लेते हैं कि जी। आपको पता है निशिकांत दुबे बहुत पावरफुल एमपी हैं और केंद्र बिल्कुल। सरकार में उनकी अच्छी पहुंच है, पकड़ है। 3 बार के एमएलए, अब तो चौथी बार के एमपी हो गए वो। लेकिन जब वो 3 बार जी। के एमपी थे, फाइनेंस कमिटी में थे और काफी महत्वपूर्ण जगहों पर थे वो, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमिटीज वगैरह में। और सबको पता था कि वो प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से उनके कैसे संबंध है। इसके बिल्कुल। बावजूद जब ये मंजूनाथ भजंत्री ने उनके खिलाफ मुकदमा कराया, उनके ऊपर मतलब एयरपोर्ट पर जहाज को लेकर के वो बैठे रहना, वहां लोगों की आवाजाही रोकना, वहां समय से ज्यादा रुकना, ये तमाम कई तरह की चीजें थी जो वायलेशंस के थे कि वायलेट किया है उन्होंने एयरपोर्ट्स के रूल्स का और दूसरी चीजों का उन्होंने मुकदमा किया। ये जी। ये करियर ब्यूरोक्रेट्स नहीं करते हैं। तो सरकार हम्म। से एक तरह से उन्होंने पंगा मोल लिया, झगड़ा मोल लिया भारत सरकार से। प्रदेश बिल्कुल। सरकार में प्रदेश के पदाधिकारी थे, पता नहीं उनको कहा गया था या वो भी जानते थे कि निशिकांत दुबे और हेमंत सोरेन के कैसे संबंध है। दोनों के संबंध बहुत हम्म। तनाव वाले संबंध है, दोनों की तरफ से हम्म। मुकदमे हुए। निशिकांत दुबे कहते हैं कि हमारे ऊपर 28 मुकदमे राज्य सरकार ने कराए। राज्य सरकार को हम्म। लगता है कि निशिकांत दुबे लगातार टारगेट करते रहे, केंद्रीय एजेंसियों की धमकी देते रहे और वो ट्वीट करते रहे, केंद्रीय एजेंसियां उनको रिपोर्ट करती हैं। तो ये झगड़े के बीच में मंजूनाथ भजंत्री ने मुकदमा किया था और उनकी जी। कहीं ना कहीं सरकार के प्रति रुझान दिख गया था, तभी चुनाव आयोग ने हटाया उनको। लेकिन फिर हम्म। उनको डीसी रांची अपॉइंट कर दिया हेमंत सोरेन ने और एक बड़ा मैसेज दिया कि तमाम सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेसी के लिए, पुरस्कार। हाँ, तमाम ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल के लिए सब। मैसेज था हम्म। कि हमारे प्रति अगर तुम्हारी लॉयल्टी है या तुम किसी तरह से सरकार स्टेट गवर्नमेंट के प्रति लॉयल हो या सेंट्रल के जो लीडर्स हैं उनके साथ तुम पंगा लेने को तैयार हो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी गुंजाइश है हमारे। जी। तो ये काम उन्होंने एक किया। उन्होंने निशिकांत दुबे को भी मैसेज दिया। और ये जो आपने कहा ना कि निशिकांत दुबे के क्षेत्र में पिछली बार बीजेपी 2 सीटें जीती थी, हम्म। बल्कि दो क्या उस हाँ 2 सीटें जीती थी, गोड्डा भी और देवघर भी, दोनों सीटें बीजेपी के पास थी। इस बार गोड्डा की सीट हार गई है बीजेपी, देवघर की भी सीट हार गई है, दोनों सीटें हार ये गई। वर्ग भी दिखा दीजिए, हाँ, बिल्कुल। दोनों सीटें हार गई है वो। उस पूरे इलाके में, संथाल परगना के इलाके में सिर्फ एक जरमुंडी की सीट मिली है हम्म। बीजेपी को। मतलब 18 सीटें हैं 3 लोकसभा और क्षेत्रों में और एक अब तो जीती है निशिकांत बीजेपी। दुबे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई है झारखंड हाँ, सरकार की, भाई देखिए जो आपने फैसला वो किया था। वही वो मुकदमा जो हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था, उस मुकदमे को वापस खुलवा करके, इसका मतलब कि उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना है स्टेट गवर्नमेंट को। तो हम्म। कानूनी लड़ाई एक ये भी नया मोर्चा उन्होंने खोला है। तो रांची डीसी की नियुक्ति एक बड़ा संदेश है। उतना ही बड़ा संदेश बिल्कुल। डीजीपी के तौर पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति का है। हम्म। देखिए अनुराग गुप्ता, एक समय था जब वो बहुत ही क्लोज थे भारतीय जनता पार्टी के, जब रघुवर दास की जी। सरकार थी तो ये माना जाता था। और उनके एक ऑडियो वायरल हुआ था उस समय कि वो किसी हम्म। विधायक से बात कर रहे हैं धमकी देने के अंदाज में, राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को वोट करने के लिए। ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी इसको लेकर के हो गई थी और उसमें उनको निलंबित भी रहना पड़ा था या संभवतः उनको बाहर, स्टेट से बाहर रखा गया था कुछ समय के लिए। जी। तो हम्म। वो एक मुकदमा था। हम्म। लेकिन उसके बाद वो इतने सक्षम अधिकारी हैं। देखिए हम सक्षम कह रहे हैं उनको क्योंकि वो कुछ भी कर सकने में सक्षम है। हमने उनको हाँ, मैं बतौर, जानता हूँ। देखिए राजविंदर सिंह भट्टी, अनुराग गुप्ता, अजय भटनागर, अनिल पाल्टा, ये चारों चंडीगढ़ के एक ही बैच के आसपास के रहने वाले और चारों के बारे में कहा जाता है कि ये बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले हैं। अनिल हाँ पाल्टा भी वही मौजूद है। हाँ, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आईपीएस है। हमने तो, हमारे मोतिहारी शहर में वो एसपी थे, हमने तो बतौर एसपी भी उनको काम करते देखा है। और अब बतौर आईजी भी झारखंड में काम करते देखा, एडीजी। और वो, तो वो सक्षम है, बहुत डेयरिंग अधिकारी है, बहुत। वो कुछ भी अगर उनको लगता है कि ये करना है तो फिर उनको कोई रोक नहीं सकता है। वो अपने अपने उससे गाइड होते हैं। वो अभी पिछली बार सरकार के लिए काफी वो भी उपयोगी रहे। जो हम लोगों ने देखा था, जो सरकार गिराने की जो अभियान चल रहा था और 3 विधायक पैसे जी। के साथ पकड़े गए थे, उनका पकड़ा जाना, उनको ट्रैक करना, ये सब उनके यहाँ से। उस समय एक दूसरे हम्म। आईपीएस प्रभात कुमार सीआईडी में थे और अपने एडीजी थे अनुराग गुप्ता। तो इन दोनों जी। का एक साझा वो था कि
वो किस तरह से मॉनिटरिंग करनी है, कोऑर्डिनेशन करना है पुलिस के साथ, बंगाल पुलिस के साथ किस तरह से कोऑर्डिनेशन करना है, वहां इनके जो बैचमेट्स थे उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है, ताकि और वो पकड़े गए लोग। ये अभियान, ये बड़ा अभियान था सरकार गिराने का, एक बड़ी बिल्कुल। साजिश का उन्होंने भंडाफोड़ किया। हुँ, तो वो सरकार के लिए उनकी उपयोगिता, इस सरकार के लिए भी उनकी उपयोगिता प्रमाणित हुई कि वो सक्षम अधिकारी हैं, और अगर उनको कोई जिम्मा है तो उस जिम्मेदारी को वो निभा देंगे। उनको चुनाव आयोग ने इसी वजह से हटाया, क्योंकि ये शिकायत थी कि जी, वो सरकार के प्रति उनका उनका रुझान है सरकार के साथ, तो उनको हटा दिया था। अब फिर वो हुँ, पहला डिसीजन, पहले दिन उनकी नियुक्ति हुई डीजीपी के रूप में। अब आगे इसको जी, कंटिन्यू कैसे कराते हैं, चूंकि जो क्राइटेरिया फॉलो करना होता है कि डीजीपी का नाम संघ संघ लोक लोक सेवा सेवा आयोग। आयोग से जाएगा, आपको लिस्ट भेजनी है, उसको कैसे कंटिन्यू करा पाते हैं, या इसमें और कोई लीगल हर्डल आता है, वो देखने की बात होगी। लेकिन जो मैसेज ब्यूरोक्रेसी के लिए उन्होंने मंजूनाथ भजंत्री के जरिए दिया, वही मैसेज अनुराग गुप्ता के जरिए भी उन्होंने दिया है, समूची ब्यूरोक्रेसी को भी और अब तो राजनीतिक देखिए, गिराने। यूपी वाले मसले में यूपी का भी पैटर्न समझना होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने एक दूसरा रास्ता निकाल लिया है, जो संघ लोक सेवा आयोग से इतर है और वो अपने मन से फैसले कर रहे हैं। तो देखना होगा कि यूपी ने क्या रास्ता नहीं, निकाला है और फिर हेमंत सोरेन क्या करते हैं। वो रास्ता सुप्रीम कोर्ट नहीं बताया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी, कि जब तक आप डीजीपी की नियुक्ति का कोई कानून नहीं बना देते हैं, तब हुँ, तक आप इस तरीके से नियुक्ति करेंगे। तो जो जी, स्टेट कानून बना देगा, उसको इस तरीके से फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले पंजाब हुँ, सरकार ने ये काम किया हुआ है। पंजाब सरकार अपना डीजीपी खुद ही अपॉइंट करती है। तो उसी हुँ, पंजाब के तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना कानून बना करके कमेटी बना दी, मतलब उस कमेटी के जरिए हम करेंगे। तो आपने एक व्यवस्था बना दी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को उस गाइडलाइन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो वो देखना है कि हुँ, हो सकता है कि हेमंत सरकार भी कोई उसी तरह से कमेटी बना दे, कानून बना दे और अपनी नियुक्ति खुद करे, उस प्रोसेस को फॉलो करने की जरूरत नहीं। तो लेकिन एक बिल्कुल। बड़ा मैसेज इस नियुक्ति से भी उन्होंने दिया है हेमंत सोरेन ने। फिर एक और बड़ी महत्वपूर्ण नियुक्ति अविनाश अविनाश कुमार कुमार। की है, जो अपर मुख्य सचिव हैं, वहां के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं झारखंड के, और चीफ सेक्रेटरी होने वाले हैं। वो चीफ सेक्रेटरी जी, होंगे झारखंड सरकार के। लेकिन उसके हुँ, पहले जो ये को टर्मिनस पोस्ट होता है, जो वो सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे। तो बिल्कुल। वो को टर्मिनस पोस्ट होता है, सीएम नहीं है, सीएम के हटते ही आप हट जाते हैं। तो जैसे ही फिर जी, सीएम आए, बहाल हुए, सीएम ने शपथ ली, उन्होंने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी अविनाश कुमार को अपॉइंट कर दिया। वो अपर मुख्य सचिव है बिजली विभाग के, और सीएम हुँ, भी है बिजली बोर्ड के, लेकिन साथ साथ प्रधान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी हैं, और उनकी वो हुँ, नियुक्ति कल कर दी गई, उनके साथ साथ कर दी गई। तो ये उस धुरी है, उस पूरे उसके जो मतलब हाईली इंटेलिजेंट ऑफिसर है, और लगातार वहां देखिए, एक बात और हम कहेंगे कि वो बड़े मोस्ट हाई प्रोफाइल आईएएस हैं झारखंड में। जिस तरह जी, से जी, आप हम बिल्कुल, बिहार बिल्कुल। में जैसे प्रत्यय अमृत हैं, वैसे झारखंड में अविनाश कुमार है। हुँ, लेकिन वो हुँ, इतना लो प्रोफाइल रह के, पर्दे के पीछे रह के, वो जब से सीएमओ में गए हैं, उन्होंने ये तमाम पॉलिसी मेकिंग और इन सब चीजों का काम किया है। तो हुँ, उसके लिए वो नजर में है सीएम के, कि उनको उनको रखना है अपने साथ, क्योंकि आइडिएशन की जो हम बात कर रहे थे, पॉलिसी जी, प्लानिंग की जो बात कर रहे थे, उसके लिए चाहिए। वो आईआईटी से पढ़े हैं, और आईएएस हैं, और लंबा करियर हो गया उनका बिहार झारखंड दोनों का। तो उनको भी रखा उन्होंने, अपने साथ रखा। देखिए, जब वो पहले वो नहीं थे, पहले अविनाश कुमार उनके साथ नहीं थे, वो अपर मुख्य हुँ, सचिव थे। लेकिन जब मुख्यमंत्री जेल गए, हेमंत सोरेन इस्तीफा करके, तो चंपई सोरेन सीएम बने। तो चंपई सोरेन के सिस्टम में उनको प्रधान सचिव लाया नियुक्त किया, गया। ताकि बिल्कुल, उनको बिल्कुल। था कि नई सरकार आ रही है, नए व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में आ रहे हैं, तो उस समय कोई ऐसा एक्सपीरियंस्ड हैंड चाहिए जो गाइड कर सके तमाम चीजों को। फिर उन्होंने जी, उनके साथ 5 महीने काम किया चंपई सोरेन के साथ। फिर जब जून में हेमंत सोरेन वापस आए, तो उन्होंने कंटिन्यू किया, और फिर अब भी कंटिन्यू किया। आप समझिए, ये पिछले 10-11 महीने में तीसरी बार उसी पद पर अपॉइंट हुए हैं अविनाश कुमार। पहले चंपई सोरेन के साथ, फिर हेमंत सोरेन के साथ, फिर हेमंत सोरेन के साथ। तो और मुझे ये लगता है कल्पना सोरेन को भी कोई बड़ी भूमिका देंगे कि पार्टी को आगे बढ़ाने का काम सरकार हम चलाते हैं, पार्टी तुम चलाओ, इस तरीके की कुछ भूमिका तय की जा चर्चा सकती तो है? झारखंड में ये भी शुरू हो गई थी कि कल्पना सोरेन को भी मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन जी, हमको नहीं लगता है कि वो मंत्री बनाएंगे, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है उनको मंत्री बनाने के लिए। उनके हुँ, कल्पना सोरेन के जो ओरेटरी का स्किल है, जो उनका भाषण देने की जो उनकी शैली है, जो कला है, और महिलाओं हुँ, में जिस तरह की अपील है उनकी, उसको देखते हुए एक मंत्रालय में बिठा देने का कोई मतलब नहीं है। उनको बिल्कुल। संगठन के लिए भी मजबूत नेता की जरूरत है, मजबूत हैंड्स की जरूरत है। हुँ, तो देखिए, अपने भाई को भी उन्होंने मंत्री तब बनाया, बसंत सोरेन को, जब वो खुद मुख्यमंत्री पद से हटे थे। तो हुँ, भाई सोरेन के साथ मंत्री थे बसंत सोरेन, लेकिन फिर जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने नहीं बनाया बसंत सोरेन को। तो मंत्री बनाने का कोई मतलब नहीं है। बड़ी भूमिका में वो पार्टी संगठन संभाल सकती है। पार्टी संगठन जी, का बड़ा काम है। अभी देखिए, अब ये हम जो कल कह रहे थे कि सत्ता अस्थायी करने की अब ये बात है झारखंड में, कि ममता बनर्जी बिल्कुल। की तरह हम सत्ता अस्थायी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हुँ, और आदर्श स्थितियां हैं।
देखिए 38-37-38% तो आदिवासी और मुसलमान की ही आबादी है। तो हम्म, अब की आदर्श स्थिति है वहां सत्ता स्थायी करने का। अगर आप लोक लुभावन घोषणाओं से लोकप्रियता बनाए रखते हैं अपनी, आप एंटी इनकम्बेंसी नहीं जी, क्रिएट होने देते हैं, तो आपके पास इतना हम्म, मजबूत वोट आधार है कि उसके दम पर आपकी सत्ता स्थायी रहे। महतो का वोट जो है, सदान का वोट है, उसमें ऐसी पॉलिटिक्स होगी, सुदेश महतो करते रहे या आप आगे जयराम महतो करें, कि वो कभी एकजुट नहीं हो जाएगा, एक तरफ नहीं जाएगा वो वोट। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल, वोट बीजेपी की तरफ चला जाए वोट। हम्म, तो हम्म, आदर्श स्थिति है कि आप हेमंत सोरेन अपनी सत्ता स्थायी करें, और उसमें कल्पना सोरेन की बड़ी भूमिका होगी, कि कल्पना सोरेन उसमें संगठन के तौर पर बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। अब तीनों पार्टियां, चारों पार्टियां जो सरकार में हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन की बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। वो उनके पास उनको उनको उनका एक रोल डिफाइन करेंगे हेमंत सोरेन। ये तो जरूर है कि रोल डिफाइन होगा। सिर्फ ये नहीं रहेगा कि वो गांडे की एमएलए हैं और मुख्यमंत्री की हम्म। पत्नी है, इस रोल में नहीं रहेंगे। उनका रोल डिफाइन होगा, बड़ी भूमिका होगी उनकी, संगठन के लिए काम करेंगे, सरकार के लिए भी काम करेंगे। तो ये तो जो चलिए ये बिल्कुल, प्रशासनिक नियुक्तियां हैं, कैबिनेट में जो विधानसभा का फैसला है, ये सारे फैसले हैं, इससे हेमंत सोरेन ने ये दिखाया है कि वो 24/7 राजनीति करने और काम करने के मोड में है। कांग्रेस के लोगों को हम्म, सबसे पहले सीखना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी को भारत का भविष्य तो बता दिया, लेकिन राहुल गांधी कब सबक लेंगे कि आराम बिल्कुल, नहीं करना है, रात दिन 24 घंटे काम करना है। तो हम्म। ये मैसेज उनका है हेमंत सोरेन का, इसको समझना चाहिए कांग्रेस के लोगों को, और आप तो तेजस्वी यादव देखिए, को भी, आपके हम लोग के प्रदेश में। बिल्कुल 24 घंटे से भी कम वक्त में हेमंत सोरेन ने यह दिखाया है कि हम फैसला भी लेते हैं, हम बदला भी लेते हैं और हम पुरस्कार भी देते हैं। तो झारखंड की बात आगे भी हम जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखो तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।